चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया था। आज इसको इन फुल पढ़ेंगे। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। हर इंसान दूसरे इंसान को इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। वो अपने गेम खेला होगा बचपन में, आपके कान में कोई कुछ बोल रहा है, आप बगल वाले कान में बोल रहे हैं, तो दैट वाज अ सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क गेम। ये फॉर्मल में भी आता है और इनफॉर्मल में भी। सर दोनों में कैसे आ सकता है? इफ ए हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए की ड्यूटी है बी को कम्युनिकेट करना, बी की ड्यूटी है सी को, सी की ड्यूटी है ई को, और सॉरी डी को, और डी की ड्यूटी है ई या एफ किसी को भी कम्युनिकेट करना, तो ये फॉर्मल हो जाएगा। बट भाई ए ऑब्वियस सी बात है अपने नीचे वाले को बात बताएगा, वो अपने नीचे वाले को बात बताएगा। तो जब ये स्पेसिफाइड है कोड ऑफ कंडक्ट में, हमारे जॉब रोल्स में, कि हम किसको कम्युनिकेट करेंगे इंफॉर्मेशन, तो ये फॉर्मल हो गया। बट इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो आपकी गलती मम्मी को पता लगी, मम्मी ने पापा को बताई, पापा ने दादाजी को बताई, दैट बिकम्स इनफॉर्मल एज सच। पंचायत, पंचौरा, दैट इज नोन एज गॉसिप। क्लास में जब टीचर नहीं होता, बच्चे सो कॉल्ड बातें करते रहते हैं। व्हाट दे आर डूइंग चिल्ड्रन? फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल, पहले तो ये बताइए। इनफॉर्मल। बट असेंबली में अगर दो बच्चों की ड्यूटी है प्रेयर कराने की, न्यूज बोलने की, आर्टिकल, स्पीच, कोई छोटा सा ड्रामा एंड ऑल दैट चिल्ड्रन, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मल कम्युनिकेशन। गॉट इट? तो ये जो जोक वगैरह सुना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल। तो बेस्ट एग्जांपल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यही है चिल्ड्रन। गॉसिप नेटवर्क, क्लासरूम वाला एग्जांपल याद रहेगा। चलिए, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, हो सकता है आप आगे सी को, या हो सकता है सी आगे डी को, या सी आगे एफ को बताए, हो सकता है ना बताए। दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। हम नेक्स्ट किसको कम्युनिकेट करेंगे हमको नहीं पता, तभी तो इनफॉर्मल है ना भाई। तो अगर पता हो कि नहीं, हमारी बात आपके पास जाएगी, आपके आगे उसके पास से फिर उसके पास, देन इट इज कॉल्ड एज फॉर्मल एज सच। समझ में आ गई बात? क्लस्टर, बेसिकली ग्रुप। ए ट्रस्ट करता है बी और सी को, तो वो उनको बताएगा, एज वेल एज सी को भी ट्रस्ट करता है वो। सी ई और एफ को ट्रस्ट करता है तो उन दोनों को बता देगा। ई जी को ट्रस्ट करता है तो उनको बताएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो क्लस्टर में जो वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज, आप उस पर्सन को इंफॉर्मेशन फ्लोट करेंगे जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। ट्रस्ट में भी टी आता है, क्लस्ट में भी टी आता है। तो क्लस्टर ट्रस्ट, समझ में आ गया? याद रही ये बात? तो इसको बच्चों लिख लीजिए, ये काम की चीज है। तो गॉसिप तो आसान है, प्रोबेबिलिटी भी आसान है, सिंगल स्टैंड भी आसान है। तो फिर से बता रहा हूं, सिंगल स्टैंड पर्सन वन बिलो द अदर। गॉसिप मतलब पंचायत, पंचौरा, कुछ भी, किसी से आप बात कर सकते हैं कैसे भी। देन वी हैव व्हाट इज नेम्ड एज, गॉसिप के पहले बाद में कौन सा था? प्रोबेबिलिटी। हमने आपको बात बताई, अब पता नहीं आप आगे बताओगे कि नहीं बताओगे। अगर आपकी ड्यूटी है बताना, तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, वो फॉर्मल में सो कॉल्ड आप स्टैंड बोलोगे। बट ड्यूटी नहीं है, आप बता भी सकते हो, नहीं भी बता सकते। आप कम्युनिकेट कर भी सकते हो नोटिस दूसरे को, नहीं भी कर सकते, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। बट यहां पे हम उसी को मैसेज पास ऑन करेंगे, विल कम्युनिकेट विद दैट वेरी पर्सन हुम वी ट्रस्ट। समझ में आ गई बात? चलन बात समझ में आ गई? लिख लीजिए झटपट। चलिए, सो फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंसेस हैं, यू विल गेट द नोट्स, वहां पे आपको मिल जाएगा। चैनल, फॉर्मल चैनल लाइन ऑफ कमांड के थ्रू, और ये आपसी रिश्ते नाते के थ्रू। एक्सप्रेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन जनरली रिटर्न में ही होता है, और ये इशारों में और मुंह जबानी। स्पीड फॉर्मल की लो होती है, क्यों? क्योंकि अथॉरिटी से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाएगा। ये तो समझ लीजिए आग से भी तेज फैलता है। और कोई भी बात पूरे मोहल्ले में बतानी हो, आंटी लोग को बता दीजिए, और ये बता दीजिएगा किसी दूसरे को बताना मत। वो भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, पता किसी दूसरे को बताना मत। पता सबको होगा, बट बोला सबको यही गया है, किसी दूसरे को बताना मत। फॉर्मल कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड होता है चिल्ड्रन, इनफॉर्मल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हैं, किसने क्या किसको कब बोला, कैसे बोला, बट यहां पे कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जाती। रूमर्स आर नॉट देयर इन फॉर्मल, इनफॉर्मल में तो होती ही अफवाहें हैं बच्चों। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज प्लान्ड, बट दिस इज टोटली अनप्लान्ड। एक डिफरेंस मेरे दिमाग में और आ गया है, कॉस्ट। कहां पे कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए बच्चों आपके हिसाब से? फॉर्मल में, और इनफॉर्मल में इट इज प्रैक्टिकली लो और निल कॉस्ट। समझ में आ गया? इट विल बी देयर इनटू द नोट्स, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम एंड कॉपी। बहुत आसान होता है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, समझने पे ध्यान ज्यादा दें लोग। सो हमारे
चैप्टर का आखिरी टॉपिक बच्चों, हमारी बात आप तक जो नहीं पहुंचाना चाहते वही होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। कोई लोग नहीं होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ सोच ऐसी होती है इंसान की। सो दोज फैक्टर्स, दोज रीजंस, वजह जिसकी वजह से हमारा और आपके बीच का रिश्ता जो कम्युनिकेट करने का था वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, हॉल्ट पे आ गया, बंद हो गया, डिस्टर्ब हो गया, दोज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। समझ में आ गया? तो very quickly put the heading and write a 2-line text to this. So children, communication barriers are classified as semantic, organizational, psychological and personal. मैं आपको नहीं पसंद, आप मेरे को नहीं पसंद, तो हमारे बीच में कोई बातचीत ही नहीं हो रही। Which type of barrier is this? Personal. हमें डर लगता है, पता नहीं हमारा बॉस क्या सोचेगा, बॉस को डर लगता है अगर ज्यादा बोल दिया नौकरी छोड़ के ना भाग जाए, एम्प्लॉय बहुत अच्छा है। इट इज साइकोलॉजिकल। कुछ बॉस देखने में बड़े खड़ूस टाइप के लगते हैं बट होते नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, बोइंग नाम सुना है बच्चों, जो फाइटर प्लेन और पैसेंजर प्लेन्स बनाती है कंपनी। तो बोइंग, एयरबस, ये कंपनीज हैं जो फाइटर प्लेन्स और पैसेंजर प्लेन्स बनाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मान लीजिए यूएस में बोइंग के 15 ऑफिसेज हैं। एक ऑफिस है जो इंडिया के लिए काम करता है, फाइटर प्लेन्स बनाता है, और एक है चाइना के लिए। तो उन दोनों ऑफिसेज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को आपस में बातचीत करना अलाउड ऑफिस आवर्स में नहीं है। शाम को बैठ के कॉफी शॉप पे चाय पीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो दिस टाइप ऑफ बैरियर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सर ये क्या होता है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये है भी थोड़ा अजीब सा, परेशान मत होइए। सबसे पहले आप इस चार्ट को बनाइए, फिर सारी कैटेगरीज एक एक करके समझी जाएंगी। क्विकली चिल्ड्रन। तो सबसे पहला सेमेंटिक प्रॉब्लम, concerned with the problems in the process of encoding and decoding of message into words or impressions। बच्चों मोर्स कोड का नाम सुना है कभी? मोर्स कोड नहीं सुना? ये जो डिफेंस पर्सोनल्स होते हैं, ये अगर कहीं पकड़े जाएं तो ये मुंह से बात नहीं करते, इशारों से बात करते हैं, ऐसे उंगली उंगली। तो आपने कभी कोई सीरियल वगैरह देखा होगा, उसमें देखते हैं कि देखो कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, तो ये बोल नहीं रहे हैं, बस हाथों से इशारे कर रहे हैं, साइड में भी हाथ रखे रहेंगे, इशारा करते रहेंगे, समझ जाएंगे। दैट्स अ मोर्स कोड। और जब इंटरसेप्ट की जाती है आतंकवादियों की बातें वायरलेस वगैरह पे, तो भाई पूरी तरह से समझ में नहीं आता, उसको डिकोड करना पड़ता है। बोलते हैं चिड़िया उड़ गई, मतलब प्लेन जा चुका है। अब उसके ऊपर भगवान की कृपा आ गई, मतलब हाईजैकर उसमें आ चुका है। तो ये सब आपको सिमेंटिक बैरियर्स की कैटेगरी में नजर आएंगे। या आप मान लीजिए एक एडवोकेट है और बहुत पुरानी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट आपने हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से निकाली। पुराने जमाने में तो उर्दू में लिखा जाता था सब कुछ, तो वो उर्दू में लिखी हुई है, बट आप उसको ट्रांसलेट करना नहीं जानते, तो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या है, और बता भी नहीं पा रहे जज को कि जज साहब ये क्या लिखा है। तो दैट इज ऑल्सो विच टाइप ऑफ बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गया? जैसे कभी कभी एग्जाम में देखा हो ना, कुछ बच्चे टीचर्स को बोलते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह का बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर का वो शिकार है। सीमेंट जम गया उसके दिमाग में पूरा का पूरा। समझ में आ गया व्हाट इज सिमेंटिक बैरियर? आप मैसेज को एनकोड या डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। कैसे लिखें हम? कभी कभी आपने रिपोर्ट राइटिंग की होगी इंग्लिश में, समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करना है, एनकोडिंग प्रॉब्लम। आपने तो लिखा, टीचर नहीं समझ पा रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, दैट इज डिकोडिंग। समझ में आ गया? सिमेंटिक बैरियर। लिख दीजिए फास्ट चलन का एक एग्जाम्पल और भी। पापा मम्मी आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, इतनी मार खाता है, इतनी डांट खाता है, तब भी नहीं सुन पाता। तो बच्चे के साथ कौन सा बैरियर है? सिमेंटिक बैरियर है। ओके, तो सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, कहने का मतलब, आपने मान लीजिए कहीं पे बच्चों एक हॉर्न बना हुआ है कार का और उसके ऊपर एक्स है, तो इसका मतलब है नो हॉन्किंग, हॉर्न नहीं बजाना। और आप क्या समझ में आया? हॉर्न के ऊपर 2 चम्मच ऐसे लगाना है और हॉर्न बजाना है। तो यू अंडरस्टूड डिफरेंट। आप कुछ और ही असम्पशन ले लिए, अनक्वालिफाइड। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे हैं। पापा ने आपको डांटा, मैनेजिंग डायरेक्टर ने सेल्समैन को बोला ठीक है कल बात करेंगे, उसने कहा हाँ बहुत अच्छा हुआ, आज सर ने जल्दी छोड़ दिया, अब कल बात करेंगे। अरे कल बात नहीं करेंगे, कल तुम्हारी बैंड बजाएंगे। कल बात करने का ये मतलब है। ओके, वो बच्चों मूवी देखी है पीके आपने? वो आमिर खान बोलता है ना कि भाई व्हाइट साड़ी कहीं पहनी है तो पता लगा शादी हो रही है, कहीं पे ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है पता लगा किसी डेथ में जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, तो दैट वाज सिमेंटिक बैरियर, बॉडी लैंग्वेज एंड
gesture code basically. So when student doesn't attend the classes regularly, teacher says ठीक है जाओ, हमें क्या, अपना ही नुकसान करोगे। समझ में आ गया? अब एक्चुअली यहाँ टीचर खुश नहीं है, टीचर बहुत दुखी है, व्यथित मन से सामने वाले को बोल रहा है। तो दिस इज विच टाइप ऑफ बैरियर? बच्चा कह रहा है ठीक है, अब तो सर ने भी छोड़ दिया हमको, अब तो मैम भी कुछ नहीं बोल रही हैं। विच टाइप ऑफ बैरियर इज दिस चिल्ड्रन? सेमांटिक बैरियर। व्हाट इट क्लियर? लैंग्वेज ट्रांसलेशन। घर जल रहा है, हाउस इज बर्निंग। बल्ब जल रहा है तो क्या बल्ब इज बर्निंग हो जाएगा? नॉट एट ऑल चिल्ड्रन। तो ये प्रॉब्लम किस चीज का है? लैंग्वेज बैरियर। समझ गए? एक्सप्रेस्ड मैसेज बैडली। मैसेज के साथ प्लीज लगा दें तो सामने वाले की इज्जत बढ़ जाती है और आपकी अकल। और सामने वाले की इज्जत अगर आपको नहीं बढ़ानी तो प्लीज मत लगाइए, तो वो आपसे खफा भी हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? टेक्निकल लैंग्वेज, लैंग्वेज कुछ थी केमिस्ट्री टाइप H2O। अब समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, तो ये भी सिमेंटिक बैरियर है, बिकॉज द लैंग्वेज वॉज वेरी 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 टेक्निकल। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? पक्का? चलिए तो एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्ड में हैव सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स। अब मान लीजिए मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और बच्चे को समझ में नहीं आया, बच्चा कहेगा सर बिल्कुल नहीं समझ में आया। तो टीचर कहेगा भाई थोड़ा दुख होता है, ऐसे मत बोला करो, बोला करो सर पेप्सी, दिल मांगे मोर, वंस मोर, सर एक बार फिर से बता दीजिए। तो जब बच्चा ये बोलता है ना एक बार फिर से बता दीजिए, टीचर कहता है कि भाई बच्चे का जील टू स्टडी है, एंथुजियाज्म फॉर एजुकेशन है, चलो फिर से बताएं। टीचर ने तो बेचारे ने खून लगा दिया अपना पढ़ाने में, समझाने में, बच्चा कह रहा है नहीं समझ में आया सर। तो दैट इज द डिफरेंट वे टू टॉक। समझे बच्चों बात को? राइट WRITE होता है, RIGHT भी होता है। तो WRIT का मतलब इट्स अ प्रोसेस, लिखिए। राइट का मतलब डायरेक्शन बताया जा रहा है। ब्रेक एंड ब्रेक दोनों में डिफरेंस है। हेयर एंड हेयर, HAIR का मतलब बाल, HARE मतलब रैबिट का बच्चा, उसको भी हेयर बोलते हैं ना शायद। गॉट इट क्लियर? तो ये होते हैं होमोफोन्स, वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स बट दे साउंड सेम बेसिकली। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया भी था लास्ट क्लास में। गोल की स्पेलिंग कुछ लोग ये लिखते हैं, बट गोल की स्पेलिंग क्या होती है? ये गोल जो लोग लिखते हैं वो नंबर भी गोल गोल ही पाते हैं, और जो ये वाला गोल लिखते हैं वो लाइफ में अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। समझ गए बच्चों? जैसे नकल कर रहे हैं बच्चों, एक बच्चे ने दूसरे को लिखो, लिखो ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कौन सा गोल? ऑर्गेनाइजेशनल। तो ऑर्गन की स्पेलिंग तो आती थी ऑर्गन, नाई, जे, श, नल, हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। गोल, बस 33 भी आना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो ये कौन सा बच्चा जो नकल कर रहा था उसके साथ कौन सा बैरियर था बच्चों? सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गया? वो डिफरेंट चीजें सुन गया। लिख लीजिए झटपट। चलिए, अनक्वालिफाइड, व्हेन सेंडर इज नॉट क्लियर अबाउट द मैसेज, टेक केयर। अरे टेक केयर ऑफ होम, जिसकी तबीयत खराब हुई है उसी को। मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट मिसेस द क्लास, द टेक्स्ट गोज फ्रॉम द स्कूल्स इंटरनेट पोर्टल एंड लिखा होता है योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे, वी होप एवरीथिंग इज फाइन। अरे अब बच्चों से फाइन लिया जा रहा है अगर हमारा बच्चा एब्सेंट है तो? अरे ये फाइन नहीं लिया जा रहा, हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। समझ में आ गई बच्चों बात? तो ये क्या हो जाएगा? अनक्वालिफाइड और अनप्रोफेशनल अजम्पशन। समझ में आया? तो मैनेजर ने CEO को मैसेज किया, ईमेल किया, थिंग्स आर नॉट गुड एट माय प्लेस, टेक केयर। अरे टेक केयर व्हाट? तुम्हारी तबीयत खराब है, फैक्ट्री गड़बड़ है, एम्प्लॉय नहीं आ रहा, क्या समझे हम? तो ये अनप्रोफेशनल मैसेज है। समझ में आ गया? पक्का? किसी के घर में डेथ हो गई और एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए, क्या एम्प्लॉय मालिक को चिट्ठी ऐसे लिखेगा? देयर वॉज अ किलिंग इन माई फैमिली। समझ में आ गया? एंड अ सीनियर मेंबर वॉज किल्ड इन द फैमिली एंड देर इज नो बडी, ओनली आई एम इन द हाउस, सो आई टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कहने का मतलब ये, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो चुकी है तो हम ऑफिस नहीं आ पाएंगे, हम ही परिवार में अकेले हैं, तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं, हमें ही रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। और मैसेज ऐसा लग रहा है कि हम ही ने उसको मार डाला। तो दिस इज अनक्वालिफाइड और अनप्रोफेशनल अजम्पशन। ओके बच्चों, लिख लिया सबने?
बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, जो बोल रहे हैं वो है ही नहीं ठीक से, हंस तो रहे हैं बट सो कॉल्ड गुस्से में हंस रहे हैं, देख लूंगा मैं तुमको, देख लूंगा, तो ये गुस्सा है, ये खुशी नहीं है। गॉट इट? तो बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर। अभी आपने देखा होगा कभी कभी, मान लीजिए सो कॉल्ड स्टेज पे कोई शो वगैरह चल रहा है और लोग टमाटर और अंडे फेंकने लगते हैं, तो क्या टमाटर अंडे फेंकने से लोग बहुत खुश हैं? नो, वो बहुत दुखी है, क्या बकवास परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो अगर टीचर कह रहा है प्लीज शट योर माउथ, बच्चा कह रहा है हाँ बंद कर लो, मच्छर ना चला जाए, तो टीचर क्या जैन धर्म अपनाने को बोल रहा है? नॉट एट ऑल। शट योर माउथ का मतलब बकवास मत करो, ठीक बात करो। ओके, तो बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर भी मैच करना चाहिए इंसान का। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सामने वाला बात को ठीक से समझ नहीं पाएगा। समझ में आई बात बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? चलिए चलेंगे नेक्स्ट। लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर वो बताया था ना, अ सीनियर मेंबर is died or is dead, is no more in the family, so I need to take care of all the rituals that are going to take place, so please grant me 3 to 4 days leave। अब उसी की जगह किलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करने लग जाओगे तो सामने वाला मतलब कुछ डिफरेंट निकाल लेगा। समझ में आई बात? डॉक्टर कह रहा है बुखार बहुत तेज है, टीका लगेगा, ठीक है मम्मी चलो मंदिर चलते हैं, टीका तो वहीं लगता है। अरे वो माथे वाला टीका नहीं है, इंजेक्शन वाला टीका है। तो दोनों टीके में फर्क होता है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, वोकैबुलरी ठीक नहीं थी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको हमने लिखा ही नहीं। तो ये सारे लैंग्वेज प्रॉब्लम चिल्ड्रन क्या होते हैं? सेमेंटिक होते हैं। समझ गए? टेक्निकल लैंग्वेज, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, नाउ विथ स्टैंडिंग, अच्छा सर इसका मतलब इंस्पाइट ऑफ होता है, हमको तो पता ही नहीं था आज तक। इनडिस्पेंसेबल मतलब जो नेसेसरी हो। व्हाट इट? तो मोदी जी वाली अंग्रेजी होगी तो समझ में आ जाएगी, शशि थरूर जी वाली यूरोपियन इंग्लिश होगी तो समझ में नहीं आएगी। तो दैट इज टेक्निकल लैंग्वेज। तो मेनी टाइम्स अगर क्वेश्चंस के वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट कर दिए जाएं तो एक नॉर्मल बच्चा जिसको आंसर आता भी है शायद वो वर्ड्स देख के आंसर ना कर पाए, उसे कुछ और लगे। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, चलो ना, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल। अभी मेरा एलएलबी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था, तो वहां पे इंटरनेशनल लॉ का पेपर था और एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेडिशन। अब मेरे को लगा ये एक्सपेडिशन क्या है, सिलेबस में तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया था, हो सकता है शायद मैंने कम पढ़ा होगा। सो आई थॉट कि भाई एक्सपेडिशन तो कुछ होता नहीं है, एक्स्ट्राडिशन पढ़ा हुआ है, ये क्या होता है सर? वो जैसे विजय माल्या वगैरह को खींच के बाहर से लाना, इसको प्रत्यारोपण बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज बोलते हैं। जिन कंट्रीज के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज साइन होती है, हमारे जो लोग फ्रॉड करके यहाँ पे भागे हैं, अगर उनके देश में भी वो चीज जुर्म है तो हालात मार के हमारी कस्टडी में दे देंगे। फिर हिंदी में जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो प्रत्यार्पण वहां पे लिखा था, प्रत्यारोपण सॉरी प्रत्यार्पण वहां पे लिखा था। देन आई अंडरस्टूड कि अंग्रेजी में शब्द गलत है। देन द टीचर केम एंड टोल्ड प्लीज सब लोग इस एग्जाम्पल को ठीक कर लें, ये एक्सपेडिशन नहीं है, इट इज एक्स्ट्राडिशन। समझे बात को बच्चों? चलिए, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब बच्चों मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक दुकान है मोहल्ले में, एकदम ओपन शॉप है, परचून की, जनरल मर्चेंट की, आप जाते हैं सामान ले आते हैं। अब उसी दुकान पे ग्लास लग जाए बंद, एसी वगैरह लग जाए, बाहर एक गार्ड वार्ड बैठ जाए, एंट्री टिकट वगैरह का नाटक हो जाए, तो क्या वहां जाना पसंद करेंगे? आप हेजिटेट करेंगे थोड़ा सा, पता नहीं बड़ी दुकान है, सामान महंगा ना दे, हो सकता है कि सो कॉल्ड ज्यादा पैसे ना लूट ले हमसे, तो हम नहीं जाएंगे। बट ऐसा कुछ था ही नहीं, वो नॉर्मल दुकान से भी सस्ता था। इट इज विच टाइप ऑफ बैरियर चिल्ड्रन? साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ये कब होता है? जब हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस सामने वाले के साथ मैच नहीं करता। तो एक एम्प्लॉय है जिसकी बात मुकेश अंबानी सुनना तो चाहते हैं, बट वो एम्प्लॉय डर रहा है, पता नहीं साहब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं बात बुरी लग गई तो नौकरी से मेरे को निकाल ना दे। तो दीज बैरियर्स आर कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों के साथ ऐसा हो सकता है। ओके, सो पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और 2 लाइन की डेफिनेशन झटपट लिख लें आप। So we have these many psychological barriers. They are less in number. Loss by transmission and poor retention. बच्चे बोलते हैं सर वो जो टॉपिक आपने पढ़ाया था ना 2 महीने पहले हम भूल गए। अरे भूल गए तो भाई नोट्स हैं तुम्हारे पास, नोट्स पढ़ो बैठ के, डेली रिवीजन करो,
डेली रिवीजन नहीं करोगे, एग्जाम में एक दिन पहले हनुमान जी अगर बन जाओगे तो अपनी लंका जला लोगे। तो जो डेली रिवीजन करते हैं उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन अटेंशन, टीचर तो पढ़ा रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर तो मोटिवेट कर रहा है, नए प्रोडक्ट के बारे में समझाया तो जा रहा है, बट सामने वाले जो ऑडियंस हैं वो अपना व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे पड़े हैं। तो इफ दे आर इन अटेंटिव, क्या सोच रहे हैं, ये क्या पढ़ाएंगे, इनको क्या आता है? तो भाई इनको क्या आता है तो पता नहीं, आपको कितना आएगा ये भगवान जानता है। जो बोल रहा है और जो सुन रहे हैं उनके बीच में विश्वास अच्छा नहीं है, देयर इज अ मिसट्रस्ट। पहले ही मान लिया कि भाई फेशियल एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, टिमिड कैरेक्टर है मान लीजिए, सो हमें अगर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं लग रही तो भाई इनकी बातें हमको समझ में नहीं आएंगी, और पहले से हम अज्यूम कर लेंगे कि ये हमें कुछ नहीं बता सकते, हम ही हम है, बाकी सब चीनी कम है। तो अगर ऐसी बातें लिसनर्स सोचेंगे तो उनको चीजें सही में समझ में नहीं आएंगी, एंड दीज आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। समझ में आ गया व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स? पक्का? तो इसीलिए हर टीचर बच्चों को बोलता है बेटा जो पढ़ाया जाए वो और पुराना डेली बेसिस पे रिवाइज करिए, नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले गधे की तरह पढ़ेंगे, उल्लू की तरह, ढेर सारा स्टोरेज सिस्टम समझ के खाएंगे और अगले दिन सिर्फ वॉमिटिंग होगी, डाइजेशन नहीं होगा। जो लोग डेली पढ़ते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। चलिए बच्चों एक एक करके समझते हैं। ओरल कम्युनिकेशन अगर हो रहा है तो सामने वाले की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, राइटिंग में तो है नहीं बच्चों, तो क्या जरूरी है जो उसने बोला पूरा हमारे दिमाग में रहे? नो। साइकोलॉजिकल स्टडी सेज कि हम जो भी सुनते हैं 1/6 ऑफ द सेकंड के लिए बस हमारे पास रहता है, उसके बाद हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना रिटेन कर ले जाएं। इन अटेंशन, अगर एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम्स अपने सुपीरियर को एक्सप्लेन कर रहा है और वो ऑलरेडी फोन पे लगा या कोई काम कर रहा है, वो ध्यान से आपकी बात नहीं सुन रहा, तो इन दैट केस चिल्ड्रन, क्या आप अपनी बात उस तक पहुंचा पाएंगे? नो। जब आपकी बात आपके सुपीरियर तक जाएगी नहीं, क्या वो आपकी समस्या का समाधान कर पाएगा चिल्ड्रन? आंसर चिल्ड्रन, क्या वो आपकी समस्या का समाधान कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मिसट्रस्ट, दोनों एक दूसरे पे विश्वास करते ही नहीं है। जो बोलने वाला है वो सोच रहा है सामने वाले जो पब्लिक है वो बेकार है, पब्लिक है सोच रही है बेचने वाला, मतलब जो समझा रहा है वो बेकार है। तो मैंने टाइम, मैंने इंडिया में बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में स्पेशली देखा है, अगर बच्चे विलेज बैकग्राउंड से आते हैं तो हाई फाई शहरों के कुछ प्रोफेसर, सब नहीं बच्चों, कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि ये लिटरेट्स हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। असलियत ये है कि उनसे ज्यादा किसी को नहीं आता, बिकॉज दे हैव लिव्ड द रियल लाइफ, कॉस्मेटिक दुनिया नहीं जी उन्होंने। और जब कोई प्रोफेसर या कोई टीचर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम करे, यल यम यन, बच्चा क्या सोचता है हाई फाई सिटी में, अरे ये बेकार है, देहाती टाइप के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। जो सामने वाला बोल रहा है, लिसन केयरफुली, अटेंटिवली, देन डिसाइड व्हाट यू विश एंड व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। पहले से अज्यूम कर लीजिए कि सो कॉल्ड इन्हें कुछ नहीं आता, तो बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाएगा टीचर से। यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट केस मेरे को याद आता है, जब रावण शैया पे थे, निपटने वाले थे, तो राम भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को, जाओ जाके रावण से ज्ञान लो, बिकॉज इससे बड़ा ज्ञानी पूरे धरती पे, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी चले गए और सिर के बगल में रावण के बैठ गए और कह रहे भैया ने मेरे को भेजा है वगैरह वगैरह वगैरह। तो रावण को गुस्सा लगा और उसने कहा ज्ञान चाहिए तो सही जगह बैठो। फिर वो वापस राम जी के पास गए, उन्होंने बोला कि वो तो इतने क्रूर थे, इतने घमंडी थे। तो राम जी ने बोला वो घमंडी नहीं थे, तुम गलत जगह पे बैठे थे। गुरु से ज्ञान तब मिलेगा जब आप उसके चरणों में होंगे, ना कि उसकी खोपड़ी में नाचेंगे, नहीं तो आपको ज्ञान ठेंगा मिलेगा। तो ये बात कम्युनिकेशन की ही थी बेसिकली। समझ में आई बात? तो अर्ली एस्टिमेशन कर लिया लक्ष्मण जी ने कि मेरे भैया ने रावण का वध कर दिया। भैया वाज नॉट जीनियस, हु वाज जीनियस चिल्ड्रन? रावण किसकी वजह से तीर पाके निपट गए थे? बताइए बताइए। राम जी की वजह से? नहीं नहीं नहीं। राम जी के पास कोई वो आई थी, इंफॉर्मेशन आई थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कि नाभि में तीर मारेंगे तो ये मरेंगे। किसने बताई थी इंफॉर्मेशन? उनके भाई ने। तभी तो कहावत बने ना, घर का भेदी लंका ढाए। आपके घर के सीक्रेट्स आपके घर वाले ही जानते हैं, आप ही मोहल्ले के चोर को बता सकते हैं आज पापा की सैलरी आई है 200 करोड़ की। समझ में आ गया? तो घर का भेदी लंका ढाए तभी से बना हुआ बेसिकली विभीषण जी के लिए। तो अगर विभीषण की इंफॉर्मेशन ना होती राम के पास, तो क्या कभी भी रावण मर पाता? बिल्कुल भी नहीं चलता। तो अर्ली एस्टिमेशन कर लिया लक्ष्मण जी ने कि मेरे भैया ने इनका वध किया है, तो मेरे भैया ही सब कुछ हैं, बाकी सब चीनी कम है। रियलिटी में ये गलत था। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इज द थर्ड वन चिल्ड्रन।
कम्युनिकेशन पास हो रही है, बट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मैं अपने सुपीरियर कोई चीजें बताऊंगा, पैरेलल कोलीग को नहीं बता सकता, अलाउड नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे को पीनल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। दिस टाइप ऑफ बैरियर इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें परमिट नहीं करती ये बातें करने को। ओके, सो प्लीज पुट दिस एज अ डेफिनेशन, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बताता हूं। चलिए आगे, चलिए। यस सर। स्टेटस, मैं क्या बात करूंगा इस दो कौड़ी के एम्प्लॉय से। गब्बर मूवी का सीन फिर से यहाँ पे आता है। वो जो हवलदार होता है जो गाड़ी चलाता है, जिसको हमेशा समोसा और चटनी लाने को बोला जाता है बच्चों, क्या उसको अथॉरिटी होती है बोलने की? नो, क्योंकि वो बहुत जूनियर मोस्ट लेवल पे होता है, तो उसका स्टेटस बहुत डाउन है। जिनको बता रहा है उनका स्टेटस बहुत अप है। हर्डल है, यू आर नॉट सपोज टू स्पीक। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, इसलिए हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर, कि आप अपने डिपार्टमेंट की बात अपने ही डिपार्टमेंट में रखेंगे, किसी और को नहीं बताएंगे। सो प्लीज कॉपी दीज 5 पॉइंट्स। चलिए। सो पर्सन एट हाई पोजिशन मे नॉट अलाउ द सबॉर्डिनेट्स कि वो उसे सही राय मशवरा दे। तो मैनी अ टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान भी होता है। आपको हमेशा अपने जूनियर एम्प्लॉय से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, मार्केट के पोजीशन के बारे में, प्रोडक्ट की क्या स्टैंडिंग है, क्या रेपुटेशन है, पब्लिक क्या चाहती है, वैसे आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए, वैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, उस तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने चाहिए। ये बात आपको जूनियर लेवल का एम्प्लॉय ही बता पाएगा और कोई नहीं बता पाएगा। बट स्टेटस की वजह से हम अपने जूनियर्स की बात कभी सुनते ही नहीं है बच्चों। व्हाट इट हर्डल, ढेर सारे लेवल्स हैं। पहले सुपरवाइजर से बात करिए, सुपरवाइजर से बात करने के बाद मैनेजर से बात करिए, फिर सीनियर मैनेजर से बात करिए, फिर आप असिस्टेंट डायरेक्टर से बात करेंगे। इतना हायरार्की इतनी ज्यादा है टॉप मिडिल और लो की, कि आपकी बात जब तक ऊपर जाती है तब तक हो चुकी होती है बहुत ज्यादा देर। ओके, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होती नहीं, टेलीफोन इंटरनेट कुछ है नहीं, सजेशन बॉक्स नहीं है, गैदरिंग्स नहीं होती हैं, कैसे हम बातें अपनी आगे तक पहुंचाएं। खोपड़े में बात गई। तो आपने शायद देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, होटल का बात ले लेते हैं बच्चों, हर जगह पे इंटरकॉम लगा होता है। हर फ्लोर पे जो होटल का वेटर भी है वो भी इंटरकॉम से 10वें फ्लोर से 6ठे फ्लोर पे कम्युनिकेट कर सकता है कि यहाँ पे बेडशीट खत्म हो गई है, टाल खत्म हो गया, लेके आओ। बट अगर ऐसा कोई कम्युनिकेशन होगा ही नहीं और वो खुद दौड़ेगा भागेगा, लेट सामान लाके अपने गेस्ट को देगा, तो गेस्ट होटल की रेटिंग को 5 में से 2 स्टार लिखेंगे बस। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अगर नहीं होती तब भी कम्युनिकेशन हर्डल अप हो जाएगा बच्चों। समझ गए? चिल्ड्रन गॉट इट? रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेनी अ टाइम देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपको छोटी छोटी बातें भी करनी है या कोई संदेशा पहुंचाना है, रिटर्न एप्लीकेशन दीजिए, हम मुंह जबानी आपसे बात नहीं करेंगे। एम्प्लॉय क्या बोलेगा, बाहर में जाओ, मरो जाके, कौन मेरे पापा की दुकान है, चले ना चले हमसे क्या मतलब, हम इतना सो कॉल्ड नाटक नहीं झेल सकते। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। समझ गए? पॉलिसी इज सेंट्रलाइज्ड, कि नीचे के लोग बहुत ऊपर तक जा नहीं चाहते। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, डिसेंट्रलाइज होती तो आपकी सलाह मशवरा भी मांगी जाती, आपकी बातें भी ऊपर तक जाती। बट डिसेंट्रलाइज है तो हम लो लेवल एम्प्लॉइज से कोई सजेशन लेते ही नहीं है। द लास्ट इन द कैटेगरी इज कॉल्ड चिल्ड्रन पर्सनल बैरियर। सो पर्सनल बैरियर और ये जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ा, इसमें स्टेटस वाला एक पॉइंट था ना, तो वहां पे ये पॉइंट्स आपको काम में आ जाएंगे बच्चों। पर्सनल बैरियर का मतलब पर्सनल रीजन है, मैं आपसे नहीं बात करना चाहता, भाई आप मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, आप बहुत डांटते हैं, आप बहुत हड़काते हैं। बट हो सकता है ये डांटने से हड़काने से हम आपको कुछ सिखा रहे हो कि कैसे आपको एक डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय बनना है। तो इन दैट केस यू मे नॉट बी विलिंग टू टॉक टू मी, दैट बैरियर इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? पर्सनल बैरियर। अपडेट फास्ट। चलिए नेक्स्ट। सो 4 चीजें यहां पे भी हैं बच्चों। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, पता नहीं बॉस से कुछ बोला, गुस्सा ना जाए, नौकरी से ना निकाल दे। हमारी विलिंगनेस नहीं है, हमें आप ठीक नहीं लगते, हम नहीं बात करेंगे आपसे, बस नौकरी कर रहे हैं, दैट्स इट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हो सकता है कि हमारी बातें सामने वाले को जो हम बोले अपने सुपीरियर को, वो हमारे ही अगेंस्ट काम करे, या हम उनको कुछ अच्छी सलाह दे रहे हैं, उन्होंने आगे जाके ऊपर टॉप लेवल ने पता नहीं क्या बेला फुसला के भड़का दिया, हमें जॉब से निकाल दिया गया। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, मेरा फायदा क्या, मैं क्यों बोलूं, कोई एडवांटेज मिलेगा तो मैं बोलूंगा, वरना मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। ओके, कॉपी ऑल 4 चिल्ड्रन।
सो इफ अ सुपीरियर फील दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में बैडली अफेक्ट हिज अथॉरिटी, तो सो कॉल्ड उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सेम अगर सबॉर्डिनेट भी यही सोचता है कि मैं कुछ कम्युनिकेट करूं, कुछ अच्छा डिसीजन दूं, और हो सकता है वो मेरे अगेंस्ट ही आ जाए, तो मैं ऐसी बात नहीं बोलूंगा। तो अगर ऑफिस में आपका टाइम 9 to 5 है और बोला जाए कल से टाइम 8 to 7 है, क्या आपको अच्छा लगेगा? नो। तो बातें वो बोलिए जो सामने वाले के कानों को सुनने में अच्छी लगे। गॉट इट? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, सबऑर्डिनेट्स मे नॉट बी विलिंग टू कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर्स। उन्हें क्या लगता है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट के लिए, तो उन्हें लगेगा कल 2 महीना हुआ है नौकरी पे आए हुए, चले हमको सिखाने, हो सकता है वो हमको जॉब से ही निकाल दे। तो डर एक ऐसी चीज है जो अच्छों अच्छों को जुबान बंद रहने पे मजबूर कर देता है बच्चों। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज एम्प्लॉइज, if superiors do not have confidence on the competency of subordinate in certain work, definitely वो उनसे एडवाइस लेंगे ही नहीं। तो अगर मेरे को पता है कि मेरा सुपीरियर सो कॉल्ड एक्सपीरियंस है, बट उसको लग रहा है कि मेरे पास 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस है, क्या वो मेरे से राय मांगेगा बच्चों? या अगर मैं राय दूंगा तो क्या वो मान जाएगा मेरी बात? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। अंडरस्टूड दिस? तो हमारे मेनी अ टाइम सबऑर्डिनेट्स इसलिए भी कुछ नहीं बोलते कि हो सकता है वो ये सोचे हमारे सुपीरियर की इनको क्या एक्सपीरियंस, ये क्या हमें मशवरा देंगे। ऐसा ही एम्प्लॉयर भी सोचता है, ऐसा ही सुपीरियर ऑफिसर्स में जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं सोचते हैं ये तो कल के 2 दिन के आए हुए एम्प्लॉयज हैं, ये क्या हमें बताएंगे। तो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में कट जाता है। प्रॉपर इंसेंटिव नहीं है भाई, मैं अपनी जुबान क्यों खोलूं जब मेरे को कुछ मिलना ही नहीं है। हाँ, मैं आइडिया दूं, आइडिया एक्टिवेट हो जाए, मेरे को कुछ इंसेंटिव मिले, देन आई स्पीक, एल्स आई कीप माई माउथ शट। ओके, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो दिस टॉपिक विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलन आप लिख लीजिए, हाउ टू ओवरकम बैरियर, कैसे इन बैरियर्स को अवॉइड किया जाए। इट्स कोका कोला। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। अपडेट दिस क्विकली चलिए।